Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about transformer. आइए देखते हैं. Transformer, it is a device which raises or lowers the voltage in AC circuits through mutual induction. मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है. और किसके? म्यूचुअल इंडक्शन के माध्यम से. ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन के माध्यम से या तो वोल्टेज को बढ़ाता है या तो वोल्टेज को घटाता है. ट्रांसफार्मर मुख्यतः दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या शॉर्ट में लिखे SUT, स्टेप अप ट्रांसफार्मर. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है एक, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है. ध्यान दें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या से क्या होता है? ज्यादा होता है. और एक दूसरा ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, SDT, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स लेस देन होता है प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स के. ये जानना है आपको. तो हम लोग मानकर चलेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो है पावर सेव रहता है. ये आपका पावर हाउस है. यहां से वोल्टेज चला, ये आपका गांव है, ये पावर हाउस है. ये पावर हाउस है और ये आपका गांव है A. यहां से बिजली चलती है, यहां से चलेगी तो पावर हाउस के पास जो लगा होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, SUT, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है. अभी 11,000 वोल्ट का आ रहा है, 11,000 वोल्ट की वहां से सप्लाई कर रहा है वो. ध्यान दीजिएगा, 11,000 वोल्ट की सप्लाई कर रहा है. अब ये आपके गांव के आसपास आ गया. अब बताइए, गांव में लाइट आने लायक है? 11,000 वोल्ट बिल्कुल नहीं आने लायक है. सब कुछ उड़ जाएगा, जो भी कुछ आपका टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा सब उड़ जाएगा. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ध्यान दिया जाए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या काम है? ये वोल्टेज को बढ़ाता है. तो 11,000 वोल्ट कर दिया, वोल्टेज को बढ़ाता है. अब ये आपके घर आएगा, आपके घर तो ये वोल्टेज नहीं लग जाए. अब यहां आपको एक ऐसा चाहिए ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटाए. तो यहां पे प्रयोग होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अब ये क्या करता है? ये वोल्टेज को डाउन करता है, वोल्टेज को डाउन करता है. यहां एक चीज और मानकर चलिए आप. देखिए, जितना भी हम करते हैं ज्यादातर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ही बात करेंगे. हाँ, तो ध्यान दिया जाए. तो एक चीज विद्यार्थी ये है कि जो पावर होता है, POWER, पावर, और यहां भी क्या? पावर. आप ये मानकर चलिए कि पावर जो है, पावर हाउस के पास जो पावर है इलेक्ट्रिक का, वो उतना ही है जितना कि यहां पर है. ये चीज संभव नहीं आइडियल केस में, क्योंकि कुछ न कुछ पावर क्या होगा? लॉस होगा यहां से यहां तक आने में. अब देखिए, लेकिन आप मानकर चलिए पावर सेम है. और पावर का आप फार्मूला पढ़ चुके होंगे, P = VI. पावर का फार्मूला पढ़ चुके होंगे, P = VI. तो पावर यहां भी उतना है, मानकर चलिए पावर यहां भी उतना है. तो अब देखिए, यहां पर वोल्टेज क्या है? बहुत ज्यादा है. अगर पावर दोनों स्थानों पर सेम मान लिया जाए, यहां पर वोल्टेज बहुत ज्यादा है. तो चलिए P प्राइमरी, I प्राइमरी कर देते हैं. और यहां क्या कर देंगे? यहां भी P सेम है, यहां कर देंगे VS × IS.
थोड़ा सा फील ले लिया जाए तब हम लोग पढ़ते हैं, आगे समझ में तो आना चाहिए ये बात। तो पावर हाउस के पास भी जहां से आपका बिजली आ रहा है वहां है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज को बहुत बढ़ाता है। तो वोल्टेज 11,000 वोल्ट मान लेते हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट बहुत कम लिया जाएगा, करंट बहुत कम हो जाएगा। करंट कम लेना हमारा इसलिए है यहाँ पे क्योंकि जो आपकी ऊर्जा होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एच बराबर होता है I²R_T। इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में। तो हमारा टारगेट होता है कि रास्ते में हर जगह क्या किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए वोल्टेज हाई हो जाए और करंट क्या हो जाए, लो हो जाए। करंट लो हो जाने से ये फायदा होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में बहुत कम कन्वर्ट होगा, बहुत कम कन्वर्ट होगा। इस फायदे के लिए यहाँ पे जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। देखिए, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसका फार्मूला H=I²RT होता है। लेकिन चूंकि ये एसी का है, एसी है, इसलिए आई का मतलब होता है IRMS। IRMS अगर यहां वोल्टेज की बात करता है जिसका मतलब VRMS की बात हो रही है। हाँ, ध्यान दिया जाए। अब देखें तो ये फायदा है, इसीलिए हमारा टारगेट ये होता है। अब यहाँ करंट बहुत कम मिलेगा, कम रहेगा, तो कम रहने से इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया, अब ये आपके आ गया वहां गांव के आसपास या शहर के आसपास आ गया जहां पे आपको बिजली मिलने वाला है। अब 11,000 वोल्ट तो आपको मिल नहीं सकता, 11,000 वोल्ट लगा देंगे सब उड़ जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाइए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करता है, वोल्टेज को डाउन कर देगा, वोल्टेज को डाउन कर देगा, डाउन करके 220 वोल्ट पे ले आएगा। अब करंट को क्या करेगा, अगर वोल्टेज डाउन हो गया तो करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आइडियल ट्रांसफार्मर अगर ये है तो एक बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, घटेगा। जैसे वोल्टेज यहाँ डाउन हो गया तो करंट यहाँ बहुत हाई होगा। अब तो हर जगह करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना आपको, गांव में, मोहल्लों में, शहर में, हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो करंट ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरुआत में क्या है, यहाँ पे वोल्टेज बहुत हाई था तो करंट डाउन था। डाउन क्यों था, ताकि क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट ना होने पाए। अब आप मतलब समझ गए होंगे। अब मैं पहचान कराता हूं आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये होता है जो आपके पुराने वाले टीवी, जो पेटू वाला टीवी होता था उसमें लगता था, या आपके चार्जर में जो लगता है ट्रांसफार्मर बहुत छोटा सा, स्टेबलाइजर में लगता है। तो इस टाइप से कई स्थानों पर जो ट्रांसफार्मर लगता है वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर में जो ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है उसमें क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ध्यान दिया जाए, ये वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट को डिक्रीज करता होगा। तो ये चीज है यहाँ पे, मतलब कम देता है। हाँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वही है। अब एक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप देखेंगे बिजली विभाग वाले जो लगाते हैं खंभे पर या कहीं चबूतरा बना के बहुत बड़े सा रखा होता है, वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बिजली विभाग वाले जो लगाते हैं। हाँ, अब आपको ये देखिए, यहाँ फिगर भी देख लीजिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, ज्यादा होता है, प्राइमरी में कम। ये भी आपको जानना चाहिए। हाँ, और जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहां देखिए एक फिगर यहां भी बनाया गया है, ये भी तो स्टेप अप, इसी का इस रूप में यहां दिखाया गया है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये रूप दिखाया गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जबकि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। यहां पे ये चीज और ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बहुत गौर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो प्राइमरी कॉइल होता है इसका तार मोटा लगाया जाता है। मोटा तार लगाने से क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। और सेकेंडरी कॉइल में जहां भीड़ बहुत जाता है, यहाँ अब मोटा तार लगाने पे हर जगह खर्चा बहुत, हर जगह मतलब फायदे की बात है। मोटा कापर का तार दोनों स्थान पे लगाइए तो हर जगह फायदा। लेकिन यहाँ इतना नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, अगर कापर ही लगाया जाएगा हर जगह तो कापर लगाने से, कापर बहुत महंगी धातु, बहुत ज्यादा नुकसान भी तो होगा।
ये भी ध्यान देना है। तो प्राइमरी कॉइल में पेयरों की संख्या कम है, आसानी से यहाँ पे कॉपर लगाया जा सकता है, मोटा तार लगाया जा सकता है। कॉपर यहाँ भी लगाया जाता है लेकिन पतला तार लगाया जाता है। पतला इसलिए लगाया जाता है ताकि खर्चा कुछ कम लगे। यही चीज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंड कॉइल में कॉपर का मोटा तार लगाया जाता है। मोटा तार लगाने से रेजिस्टेंस कम होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कम होता है। जबकि सेकेंडरी कॉइल में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ कॉपर का पतला तार लगाया जाता है। पतला तार पैसे की बचत के लिए लगाया जाता है, नहीं तो कॉपर का मोटा तार तो हर जगह फायदा है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो जाहिर इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, कम होगा बहुत ज्यादा। यहाँ देखिए पावर हाउस से जो ये वायर लगता है, ये कॉपर का मोटा तार लग जाए, इससे कंपनी बहुत घाटे में चली जाएगी। तो पावर हाउस से वो कॉपर का मोटा तार के बजाय वो एल्युमिनियम का मोटा तार ले लेते हैं। एल्युमिनियम का मोटा तार ले लेते हैं, और यहाँ चूंकि करंट वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से करंट कम कर चुके हैं, तो जाहिर ऊर्जा लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, तो इस टाइप से यहाँ पे काम किया जाता है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ और कंसेप्ट को हम समझते हैं। देखिए यहाँ है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ध्यान दिया जाए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम अभी कह चुके हैं। यहाँ पे दो चीज लिखा है, अब आप ये समझ जाएंगे। कन्वर्ट्स लो वोल्टेज हाई करंट, ये दोनों एक ही बात है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये होता है कन्वर्ट्स लो वोल्टेज हाई करंट, दोनों एक ही बात है। खाली केवल एक ही बात कहिए, लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगर लो वोल्टेज कहा तो इसका मतलब क्या रहा होगा, करंट ज्यादा रहा होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये चीजें है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट करता है। यही तो यहां किया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो लास्ट में क्या किया है, वोल्टेज को बढ़ा दिया, करंट को डाउन कर दिया। लास्ट में देखिए हाई वोल्टेज लो करंट, यही तो है मैंने आपको समझाया। तो आपको अगर परेशानी होती है इस टाइप से याद करने में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो आप कहेंगे ये वोल्टेज इंक्रीज करता है, लेकिन मतलब पहले कम रहा होगा, अब बढ़ाया है, यही तो काम किया इसने बस। अगर वोल्टेज बढ़ाता है, कम से ज्यादा करता है, इसका मतलब करंट क्या करेगा, उसका उल्टा। क्योंकि पावर क्या है माना गया है, पावर हम मान रहे हैं कि शुरुआत में और बाद में क्या है, पावर सेम है, V इंटू आई सेम है। वैसे पावर भी कुछ डिक्रीज करेगा, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, आगे देखा जाए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग वाले इधर उधर लगाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, कन्वर्ट्स, अब इसका ये उल्टा कार्य, कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज लो करंट इनटू लो वोल्टेज हाई करंट। तो यहां देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या किया, 11,000 वोल्ट आया, तो इसका वोल्टेज डाउन करके 220 पे ले आएगा, और करंट को क्या कर देगा, हाई कर देगा, हाई करंट। दोनों एक ही बात है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है, देखिए लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर अप वाला बढ़ाता है, डाउन वाला गिराता है, क्या, वोल्टेज। अगर वोल्टेज की बात हुई तो वो गिराता है डाउन वाले में, और करंट उसका उल्टा भी ओवर करेगा। तो आपको रटने में बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप वोल्टेज के ही बारे में केवल बोलिए, तो अपने आप करंट शामिल हो जाएगा उसका उल्टा करके। हाँ, अब आगे देखा जाए प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ये बात यहां भी हमने बताई है डिफिनेशन में, थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन के माध्यम से ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन में बताया गया है कि जैसे इसमें करंट में चेंज किया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगा। तो उसी को कहा जाता है क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका कंसेप्ट हो चुका है, आप यूट्यूब पर टाइप करके पढ़ सकते हैं। हाँ, अब कंस्ट्रक्शन देखा जाए, कंस्ट्रक्शन में आपको यह दिखाया गया है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और इसका ये भाग यहां दिखाया गया है, और ये स्टेप डाउन वाला दिखाया गया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो आपके मोबाइल चार्जर में रहता है, या पुरानी वाली टीवी में लगा रहता था, स्टेबलाइजर में लगा रहता है, तो ऐसे स्थानों पर, कई स्थानों पर जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है। यहां देखिए इसमें
लैमिनेटेड आयरन कोर होता है। ये देखिए पत्ती जैसा होता है, लैमिनेटेड आयरन कोर होता है। लैमिनेटेड मतलब अलग अलग, ये एक ही मेटल लिया जा सकता है, लेकिन एक न लेके अलग अलग आयरन कोर लिया जाता है। तो ये कई पत्ती होती है जो वार्निश की सहायता से जोड़कर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं, क्योंकि जहां जैसी जरूरत होती है उसी हिसाब से इसमें पत्तियों की संख्या बहुत ज्यादा में जोड़ा जाता है। ये यहाँ पे होता है। और एक होता है इसमें ये कॉइल बना होता है, एक कॉइल में इसमें फेरो नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो कम होता है, और इसे प्राइमरी कॉइल कहा जाता है। एसी मेंस या जिसका वोल्टेज इंक्रीज करना हो तो वो यहां से जुड़ा होता है। इसकी दूसरी तरफ जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वायर का वो बहुत ज्यादा होता है, और ये तार पतला होता है, इसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ध्यान दिया जाए। अब यही चीज यहाँ पे दिखाया गया। ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यही चीज यहाँ है। अब स्टेप डाउन के बारे में थोड़ा उल्टा होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में ज्यादा रहेगा और सेकेंडरी कॉइल में कम रहेगा। ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसके बारे में चर्चा हम पहले ही कर दिए। यहाँ पे देखिए आप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। यस, इसका मतलब ये वोल्टेज इंक्रीज करता है तो बाद में वोल्टेज बढ़ता है, तो बाद में फेरों की संख्या भी ज्यादा है। तो ध्यान देना, इसका मतलब वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स के क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब बाद में वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो बाद वाले का नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या है, ज्यादा है। अगर वोल्टेज घट रहा है तो बाद वाले का नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या है, कम है। ये आपकी जानकारी होना चाहिए, आगे हमें जरूरत पड़ेगा। तो यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अब ट्रांसफार्मर की वर्किंग को समझा जाए। ध्यान दें, इसको यहां देखा जाए। फिगर तो पूरा इससे पहले बन चुका है, बस समझने के लिए आप देखिए। यहाँ पे ईएमएफ का सोर्स लाइक एसी सोर्स को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा। करंट हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अगर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स टीएनपी है, तो सेल्फ इंडक्शन के कारण यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा फैराडे के लॉ से। ईपी इक्वल टू प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपी इक्वल टू होगा माइनस ईएनपी dy/dt। ध्यान दिया जाए, यहाँ पे जो ये सोलिनाइड बनेगा, यहाँ पे ये सोलिनाइड वाला केस बनेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू है μ0 n ध्यान दें, ये I के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो यह मानकर चल रहे हैं कि जितनी फील्ड लाइन होंगी उतनी ही कहां से गुजरेंगी, सेकेंडरी कॉइल में भी सेकेंडरी कॉइल से भी जाएंगी, क्योंकि ये आयरन कोर है। क्या है, आयरन कोर। तो आयरन कोर की एक खूबसूरती ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को होल्ड करता है, मतलब बाहर जाने नहीं देता है। तो ये एज्यूम करिए, मान लीजिए अभी कि जितना फील्ड लाइन यहां गया उतना फील्ड लाइन सेकेंडरी में भी जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, ईच टर्न का फ्लक्स जो होगा फाई अगर यहां है तो ईच टर्न का फ्लक्स फाई यहां भी होगा। समझ लीजिए, ये आइडियल केस मैं कह रहा हूं, जितनी फील्ड लाइन यहां से गुजरी वही फील्ड लाइन यहां से गुजरती है। तो ईच टर्न का फ्लक्स जितना यहां पे है उतना ही सेकेंडरी कॉइल में भी है, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन यहां से गुजर रही है उतनी कहां से जाएंगी, यहां पे जाएंगी। लेकिन टोटल के लिए हाँ इतना हो गया। अब देखिए, तो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ ES इक्वल टू माइनस ENS d∅/dt। तो एक टर्न के लिए फाई का मान दोनों में क्या है,
सेम है, ध्यान दिया जाए। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो आ गया यहाँ पे ES अपान EP इक्वल टू NS अपान NP, ये बताया गया है। ध्यान देना, जो EMF है वो नंबर ऑफ टर्न के प्रोपोर्शनल होता है। हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं, फिगर के माध्यम से हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, जब आपको हाई वोल्टेज चाहिए लास्ट में, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जब कन्वर्ट करता है, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसके सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, बाद में वोल्टेज लो चाहिए, तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे, कम। तो ये चीज आपको जानना है। आगे के बारे में जानकारी देखिए, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट बी नेग्लिजिबल एंड देयर बी नो लॉस ऑफ एनर्जी इन इट, देन द EMF इज इक्वल टू वोल्टेज। EMF और वोल्टेज बराबर होते हैं अगर ये रेजिस्टेंस जो है जीरो हो जाए, रेजिस्टेंस ना हो, तो ऐसी दशा में कोई ऊर्जा लॉस नहीं होगी। जब एनर्जी लॉस नहीं होती है तो वोल्टेज और क्या होते हैं, वोल्टेज और EMF क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब अगर उससे कोई सर्किट जोड़ दिया जाए, उसका रेजिस्टेंस जीरो हो, तो ऐसे केस में वोल्टेज EMF के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ये वोल्टेज के रूप में कहा जाए, ये कहना जरूरी नहीं, न्यूमेरिकल में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होता है EMF, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल जो भी है वो सब क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ही दिया गया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसीलिए कहा गया है ES अपान EP बराबर VS अपान VP। जब प्राइमरी सर्किट का जो है रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, छोड़ने योग्य है, तो ऐसी दशा में नो लॉस ऑफ एनर्जी रेट, इसमें कोई ऊर्जा लॉस नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसका मतलब ES अपान EP बराबर क्या होगा, VS अपान EP। ये NS अपान NP पहले से था, अब भी रहेगा। ये इक्वल टू R मान लेते हैं। R को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कोई किताब वाला N मान लेता है, कोई किताब वाला P मान लेता है, तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये जानना है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ये। एक चीज और ध्यान देना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए R का मान 1 से अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल का मान ज्यादा होता है, NS का मान NP से ज्यादा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंड नंबर NS इज लेस देन NP होता है, तो जाहिर है R का मान भी 1 से क्या होगा, कम होगा। अब हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, देखिए हर जगह हम लोग लॉस को नेग्लेक्ट मान रहे हैं, जिसका मतलब बात तो आइडियल की ही कर रहे हैं। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर प्राइमरी कॉइल में करंट IP और सेकेंडरी कॉइल में करंट IS है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में ये माना जाता है कि कोई लॉस नहीं हुआ एनर्जी का, सब कुछ सेम है। तो ऐसे केस में पावर इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू पावर इन प्राइमरी कॉइल। तो पावर सेम है, तो पावर का फार्मूला हम जानते हैं P इक्वल टू VI होता है। इस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ VS IS वास्तव में तो ये है VRMS IRMS है, ये जानकारी में होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं, तो सेकेंडरी की पावर VS गुणे IS इक्वल टू VP इंटू IP है। तो VS अपान VP इज इक्वल टू IP अपान IS आया। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पे सेकेंडरी में वोल्टेज ऊपर है, तो प्राइमरी का करंट ऊपर है, तो यहाँ पे रिलेशन उल्टा हो जाता है। तो ये चीज आपको पहले कंसेप्ट बताया गया है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका मतलब करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनका गुणनफल सेम रहता है। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पावर हमेशा सेम है, ऐसा माने हैं। तो वोल्टेज ज्यादा, ये कंसेप्ट तो हमेशा के लिए करेक्ट है कि अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा, अगर करंट ज्यादा है तो वोल्टेज कम होगा। ये हमेशा के लिए सत्य है, ये गलत नहीं है। लेकिन पावर हर जगह बराबर हो, ये चीज आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ही हो पाएगा, जिसकी इफिशियंसी 100% हो। अब जो है ये भी फार्मूला होगा, कंबाइंड फार्मूला लिख लिए, जितना आप तक पढ़े हैं, ये वाला, ये और ये सब एक में कर लिए हैं। तो देखिए ये सब चीज तो हम पहले ES अपान EP इक्वल टू VS अपान VP इक्वल टू IP अपान IS ध्यान देना है।
सेकेंडरी का वोल्टेज ऊपर रहेगा, प्राइमरी नीचे, तो करंट क्या प्राइमरी वाला ऊपर रहेगा, थोड़ा उल्टा रिलेशन रहेगा, ये चीज ध्यान देना। क्योंकि आपको बताया गया है कि वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो करंट कम हो जाएगा। हाँ, NS अपॉन NP इक्वल टू R, तो ये कंबाइंड फार्मूला हो गया। अब हमें इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में अगर पूछता है तो उसे मीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफरेंसी में आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। अगर आप परसेंटेज में चाहिए तो, परसेंटेज में नहीं चाहिए तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए P आउटपुट बराबर क्या होता है, P इनपुट। ऐसे केस में ईटा का मान इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। परसेंटेज में पूछेगा तो 100% हो जाएगा आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, ध्यान दें। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर तो होता नहीं है, क्योंकि जितना इनपुट लगाएंगे टोटल आउटपुट नहीं मिलता, पावर का कम मिलता है। तो जाहिर है कि इसकी जो इफिशियंसी होगी 90% या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। यस, आजकल तो P आउटपुट के स्थान पर लिखा है VS इंटू IS, P इनपुट के स्थान पर लिखा है VP गुणे IP गुणे 100। तो इतना हो गया इफिशियंसी। यस, तो अगर आपको इफिशियंसी फाइंड करना है तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर परसेंटेज में कहेगा तो आपको 100 से गुणा करना होगा, परसेंटेज नहीं कहेगा तो आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 1 होती है, और बिहेवियर वाले ट्रांसफार्मर के लिए जो प्रैक्टिकल में होता है उसकी इफिशियंसी 1 से कम होती है। तो यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला हेडिंग देखेंगे, एनर्जी लॉसेज इन ए ट्रांसफार्मर। इन प्रैक्टिस P आउट लेस देन P इन, मतलब आउटपुट पावर इज लेस देन इनपुट पावर। ये वास्तव में होता है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, तो बराबर होता है। लेकिन अब एनर्जी लॉसेज की बात हो रही तो जाहिर है कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है तो आउटपुट पावर इज लेस देन इनपुट पावर। तो देखा जाए कॉपर लॉसेज, पहला हेडिंग जो है कॉपर लॉसेज है। तो जो आपका ये ट्रांसफार्मर है, आप देखें यहां पे ट्रांसफार्मर में जो ये कॉपर लगा है यहां, और यहां बहुत ज्यादा लगा है, सेकेंडरी में बहुत ज्यादा संख्या में लगा हुआ है। तो यहां देखा जाए तो कॉपर लॉसेज में तो वायर किसी का भी हो उसका अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस के कारण कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो कॉपर लॉसेज ये कहां पे होता है, जो आपका ये कॉइल वाले वायर में होता है, क्या कॉपर लॉसेज। और उसका कारण क्या है, कारण ये है कि जो वायर होता है उसका अपना रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसका फार्मूला ये है। हाँ, तो ये इसका समाधान क्या है। जो कॉपर लॉसेज होता है वो कहां पे होता है, वो वायर में होता है। और इसका रीजन क्या है, कि रीजन ये है कि कोई भी वायर हो उसका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसका ये फार्मूला है, रीजन। अब ये रिमेडी लिखा है, रिमेडी मतलब इसका निदान क्या है, समाधान क्या है। कॉपर लॉसेज को देखिए आइडियल तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि निदान मतलब समस्या को कम कर सकते हैं, कॉपर लॉसेज कम हो, ये चीज है। देखिए लिखा है टू मिनिमाइज दीज लॉसेज, ये लॉसेज को क्या किया है, मिनिमाइज कर सकते हैं। हाई करंट कॉइल ऑलवेज मेड अप विद थिक वायर and for removal of produced heat, circulation of mineral oil should be used। इसका बढ़िया से मतलब समझा जाए तो आपको यह बताया गया है कि P इनिशियल हो गया, ये P आउटपुट हो गया, हाँ ये P इनपुट हो गया, P आउटपुट हो गया। हाँ, तो यहां देखिए P इनपुट तो VP गुणे IP है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है VS गुणे IS है, ये फील करें। यहाँ पे वोल्टेज लॉसेज को कम करने के लिए तरीका है हाई करंट, करंट जहां पे ज्यादा हो, करंट जहां पे ज्यादा हो वहां पे मोटा वायर लगा दिया जाए।
एक तो कापर लॉसेज को कम करने के लिए पहला काम तो यही हम लोग किए हैं कि कापर का वायर लगाए हैं। यहां भी कापर का वायर लगाइए, यहां भी कापर का वायर लगाइए। एक काम ये किया आपने। और कापर लॉसेज को कम करने के लिए रेजिस्टेंस का मान क्या करना होगा? कम करना होगा। रेजिस्टेंस का मान कम होगा जब मोटा तार प्रयोग करेंगे। तो आप कहेंगे कि मोटा तार यहां भी प्रयोग करिए, मोटा तार यहां भी प्रयोग करिए। अरे भाई, अगर दोनों जगह मोटा तार प्रयोग करेंगे तो कापर का वायर बहुत महंगा होता है, तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ये भी तो ध्यान देना है। तो अब इस भाई ऐसा कुछ करना है, लाभ भी हमारा हो, तो कापर का वायर बहुत महंगा होता है। इससे बचने के लिए हम लोग ये चालाकी ये करते हैं कि जहां पे जिसे प्राइमरी कॉइल, यहाँ पे देखिए प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम है, तो इस यहाँ पे मोटा तार लगा दिए हैं। जो हमने फिगर बनाया था ये भी हमने ध्यान दिया था। यहाँ पे आप मोटा तार लगा दीजिए, क्योंकि बहुत कम संख्या में है। मोटा तार लगा देंगे और यहाँ पे करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। जहां पे मोटा तार लगाएंगे वहां पे करंट ज्यादा होगा, तो उसको कम करने के लिए, कम रेजिस्टेंस हो तो वहां पे मोटा तार लगा दिए। और जहां पे करंट कम है, जहां पे करंट कम है, उसी कापर का पतला तार लगा दीजिए, ताकि आपका काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। तो ये चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे। और एक चीज और, थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा, हीट एनर्जी उत्पन्न होगा। हीट एनर्जी उत्पन्न होगा तो इसको हटाने के लिए जो है, उसमें ट्रांसफार्मर में आयल एक होता है, आयल होता है जिसे नेफ्था आयल कहते हैं। उसकी सहायता से हीट एनर्जी को हटाया जाता है, हीट को कम किया जाता है। तो एक बार दोबारा समझ लिया जाए। टू मिनिमाइज दीज लॉसेज, हाई करंट कॉइल ऑलवेज मेड अप विद थिक वायर, थिक मतलब मोटा वायर, एंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रोड्यूस्ड हीट सर्कुलेशन ऑफ मिनरल ऑयल शुड बी यूज्ड। मिनरल ऑयल का मतलब नेफ्था ऑयल होता है, जो ट्रांसफार्मर में पड़ता है, उसको जो है हटाने के लिए, जो हीट उत्पन्न होगा रेजिस्टेंस के कारण, उसको हटाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। हाँ विद्यार्थी, ध्यान दिया जाए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में जो है मोटा वायर प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या होगा? करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम करना होगा। हाँ, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में करंट ज्यादा होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में करंट ज्यादा होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में करंट ज्यादा होगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंड कॉइल जो होगा उसमें मोटा तार लगाएंगे। ध्यान देना, जहां पे करंट ज्यादा हो वहां पे मोटा तार लगा दीजिए। और कापर तो आप लगा ही रहे हैं। अब जहां पे करंट कम है, अगर वहां भी मोटा तार लगा देंगे तो बिजली विभाग घाटे में बहुत चला जाएगा, क्योंकि ये वायर वाकई बहुत महंगा होता है। अगर आपके पास अनुभव हो, आपके पास इसकी फीलिंग ना हो, तो आप दुकान पे जाके रेट पता कर सकते हैं कापर वायर की और एल्युमिनियम वायर की। तो कापर वायर वाकई बहुत महंगा होता है, तो हमें पैसा भी बचाना है, ध्यान दिया जाए। आगे देखें, हमें लगता है कापर वायर की लॉसेज को आप पूरी तरह समझ चुके हैं। अब दूसरा लॉसेज देखा जाए, फ्लक्स लीकेज लॉसेज। ये भी जो है, ये कॉइल जो आपका है, इनके बीच ये होता है। इसका कारण क्या है? ड्यू टू एयर गैप बिटवीन बोथ द कॉइल, बोथ कॉइल के बीच जो एयर गैप होता है उसके कारण ये लॉसेज होता है। इसका निदान क्या है? रिमेडी टू मिनिमाइज दीज लॉसेज बोथ कॉइल आर टाइटली वाउंडेड ओवर ए कॉमन सॉफ्ट आयरन कोर। तो इसका निदान ये है, यहां से देखिए, ये इस टाइप से होगा, तो यहां से वो फील्ड लाइन जो है, कुछ फील्ड लाइन बाहर की तरफ चली जाएंगी, कुछ फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ चली जाएंगी, और कुछ यहां चला जाएगा। जो आइडियल केस हम लोग बता रहे थे कि सभी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां आएंगी, तो सभी तो नहीं आएंगी। एयर गैप के कारण जो है, ये कुछ फील्ड लाइन यहां चली जाएंगी, कुछ यहां चली जाएंगी, ये देखिए, कुछ यहां एयर में चली जाएंगी, कुछ यहां बाहर कुछ चली जाएंगी। तो ये सर्किल के आकार में होता है ना, तो कुछ बाहर चले जाएंगी, तो जाहिर है कि वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसका कारण क्या है? ड्यू टू एयर गैप बिटवीन बोथ द कॉइल्स। कुछ ऐसा होगा जो बाहर चली जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? लॉस हो जाएगा। और ज्यादातर तो आएंगे ही, ज्यादातर तो प्राइमरी से चलकर सेकेंडरी में आएंगे। इस समस्या के निदान के लिए यहां बताया गया है
टू मिनिमाइज दीज लॉसेस बोथ तो पहला काम तो जो वायर है ये टाइटली बहुत बंधा होना चाहिए, और कॉमन सॉफ्ट आयरन, ये चीज देखिए, ये सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। सॉफ्ट आयरन की क्या खूबी है? सॉफ्ट आयरन की खूबी ये है कि जो फील्ड लाइन बाहर जा रही है ज्यादा से ज्यादा ये क्या करता है, अंदर की ओर लाने का प्रयास करता है, होल्ड करता है, ये पकड़ता है, बाहर नहीं जाने देता। तो ये सॉफ्ट आयरन, इसका निदान क्या है? जो सॉफ्ट आयरन की कोर प्रयोग किया जाता है वही इसका निदान है। मतलब इसको कम करता है, 100% लॉस को कम नहीं किया जा सकता, 100%। थोड़ा तो लॉस होगा ही होगा, ध्यान दें। फिर दोबारा देखा जाए, टू मिनिमाइज दीज लॉसेज बोथ कॉइल्स आर टाइटली बाउंडेड। हाँ, टाइटली क्या हो? बहुत सटा के बंधा हो, ओवर ए कॉमन सॉफ्ट आयरन कोर। तो कॉमन सॉफ्ट आयरन, हर जगह एक सॉफ्ट आयरन तो है, बहुत टाइटली बंधा हो। और ये कॉमन सॉफ्ट आयरन का खुद काम क्या है? ये खुद जो फील्ड लाइन बाहर की ओर जाएंगी तो उन्हें बाहर जाने से रोकती हैं, तो ज्यादातर अंदर ही समेट लेती हैं और यहां से यहां तक आती हैं। तो हम समझते हैं फ्लक्स लीकेज लॉसेज भी आप समझ चुके हैं। अब तीसरा है लॉसेज, आयरन लॉसेज। आयरन लॉसेज के अंतर्गत दो आते हैं। आयरन लॉसेज के अंतर्गत हिस्टेरिसिस लॉसेज आएंगे और फिर ईडी करंट लॉसेज आएंगे। अब ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? वेयर दीज लॉसेज अकर्स इन कोर पार्ट्स। ये लॉस जो है हमको कोर पार्ट में इसमें उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। यस, तो अब हम अलग अलग इसको हम पढ़ते हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब हिस्टेरिसिस लॉसेज को देखा जाए। हिस्टेरिसिस लॉसेज का कारण क्या है? ट्रांसफार्मर कोर ऑलवेज प्रेजेंट इन द इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो ट्रांसफार्मर कोर है उसमें जो है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। हाँ, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। So it will magnetize and demagnetized with very high frequency 50 Hz। तो जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वहां जो है मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो वहां पे एक बार मैग्नेटाइज होगा, एक बार उसका क्या होगा? डीमैग्नेटाइज होगा। तो ये क्रिया बहुत तेजी से चलती रहती है। ऐसे केस में जो है हिस्टेरिसिस, ऐसे केस में जो एनर्जी लॉस होता है उसे कहा जाता है हिस्टेरिसिस लॉसेज। ध्यान दें, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो परिवर्तन होता है, मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से परिवर्तन की वजह से वो एक बार मैग्नेटाइज होता है कोर, एक बार डीमैग्नेटाइज होता है। हाँ, तो ऐसे केस में एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस जब होता है तो यहां कहा जाता है हिस्टेरिसिस लॉस। ध्यान दें, अब इस लॉस को कम कैसे किया जाए, इसका निदान क्या है? दिस लॉस इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन which the core area of the hysteresis loop is a minimum। हाँ, तो यहां पे सॉफ्ट आयरन प्रयोग करना चाहिए। तो सॉफ्ट आयरन क्या करता है? सॉफ्ट आयरन की खूबसूरती यह है विद्यार्थी को बहुत जल्दी उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, और बहुत जल्दी क्या हो जाता है? डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो जल्दी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जल्दी से खत्म भी हो जाता है सॉफ्ट आयरन के अंतर्गत। तो जाहिर है कि इसमें हिस्टेरिसिस लॉस बहुत कम होता है। तो सॉफ्ट आयरन का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। अगर आप स्टील का प्रयोग करते हैं, वो भी स्टील भी हमारा क्या है? फेरोमैग्नेटिक है। लेकिन स्टील में क्या है? एक बार अगर मैग्नेटाइज्ड हो गया, भगवान कसम जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, बहुत दिक्कत करता है। तो ऐसे केस में वहां पे हिस्टेरिसिस लॉस बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने स्टील ले लिया,
हाँ, स्टील के लिए हिस्टेरिसिस लॉस बहुत ज्यादा होता है। ईडी करंट लॉसेज, ईडी करंट लॉसेज पर गौर किया जाए, ध्यान दें तो ईडी करंट लॉसेज को कम करने का उपाय बताया गया है। ईडी करंट ये होता है जो आपका वो ये कोर है इस टाइप से, हाँ, तो यहां पे जो है 2D में 3D में एक सर्कुलर पाथ बनता है, सर्कुलर शेप में वो करंट बनता है। तो सर्कुलर शेप में करंट बनता है, एक ये प्लेट पर एक बनता है, एक इस टाइप से, तो ये 2D हो गया, और एक ऐसे भी बनता है 3D में बनता है। और ऐसा होने की वजह से जो है बहुत ज्यादा वो एनर्जी लॉस होता है। और ईडी करंट का उदाहरण है जो आपका इंडक्शन, आप खाना बनाते हैं तो ईडी करंट के कंसेप्ट पर कार्य करता है। तो उसके प्लेट पर ऊपर सब ईडी करंट बनते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिससे आपका क्या होगा, जिससे आपका वो खाना पकता है। लेकिन वहां पे आवश्यकता है तो ठीक है, लेकिन यहां हमारा टारगेट है ईडी करंट को कम करना, ईडी करंट को कम करना। इसको कम करने के लिए क्या किया जाए? इसको कम करने के लिए बहुत अच्छा तरीका यहां लिखा है, टू मिनिमाइज दीज लॉसेज द आयरन कोर इज लैमिनेटेड बाय मेकिंग इट ऑफ ए नंबर ऑफ थिन शीट्स ऑफ आयरन इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसको ध्यान से समझा जाए तो इसका निदान यही है कि लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन की कोर प्रयोग किया जाए। लैमिनेटेड, लैमिनेटेड माना अलग अलग पत्ती रहता है, एक के ऊपर एक करके आवश्यक मोटाई का हम लोग बना लेते हैं जहां जैसी जरूरत हो। तो लैमिनेटेड आयरन कोर मतलब अलग अलग पत्ती होती है सॉफ्ट आयरन की, उसको वार्निश की सहायता से, देखिए वार्निश या कहा जाएगा इंसुलेटेड की सहायता से जोड़कर आवश्यक मोटाई का बनाया जाता है। तो ये ईडी करंट कम करने का तरीका है। ईडी करंट, हाँ, इसको एक एक पत्ती वार्निश की सहायता से, इंसुलेटिंग वार्निश होता है, एक क्रीम वाले बिस्कुट की तरह के उस पर लगाया जाता है ताकि एयर गैप वगैरह ना हो और ईडी करंट कम उत्पन्न हो। तो वार्निश की सहायता से जो पत्ती जोड़कर बनाई जाती है उसकी सहायता से जो 3D में ईडी करंट उत्पन्न होता है वो तो खत्म हो जाएगा। तो वो खत्म हो जाएगा तो जाहिर है कि ईडी करंट कम उत्पन्न होगा, कम उत्पन्न होगा तो जाहिर है क्या होगा, एनर्जी लॉसेज कम हो जाएगा। तो यही तो हमारा टारगेट है। हम 100% ईडी करंट को समाप्त नहीं कर सकते, ध्यान दिया जाए। हाँ देखिए, टू मिनिमाइज दीज लॉसेज द आयरन कोर इज लैमिनेटेड बाय मेकिंग इट ऑफ ए नंबर ऑफ थिन शीट्स ऑफ आयरन insulated from each other instead of making it from one solid piece of iron। जो पत्ती जोड़कर बनाए हैं हाँ, ऐसा नहीं है कि उसके बजाय सॉलिड पीस ही ले ले उतना मोटाई का, डायरेक्ट सॉलिड पीस ले ले उतनी मोटाई का और कॉइल से यहां इधर लपेट दे, इधर मतलब एक ही सॉफ्ट आयरन का इकट्ठा ले लिया जाए, मतलब उसमें पत्ती करके ना हो। अगर पत्ती करके नहीं होगा विद्यार्थी तो बहुत ज्यादा ईडी करंट उत्पन्न होगा। इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय कहा गया, देखिए इंस्टेड ऑफ माने बजाय, इस सॉलिड पीस के बजाय क्या लिया जाए, अलग अलग पत्ती के रूप में वार्निश की सहायता से जोड़कर आवश्यक मोटाई का बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो 3D में ईडी करंट उत्पन्न होगा इस टाइप से वो तो खत्म हो जाएगा, केवल उसी सॉफ्ट आयरन पर ऊपर की ओर 2D बनेगा तो वो बहुत कम होता है। और जो वार्निश लगाया गया है, वार्निश का लेप लगाया गया है, उससे ये भी बहुत कम हो जाता है, तो बहुत कम ही होता है। एट लास्ट आपको बताना यह है नोट में कि ये ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली ऑन एसी। ट्रांसफार्मर मतलब ये एसी के लिए ही ट्रांसफार्मर वर्क करता है, डीसी करंट के लिए नहीं, क्योंकि डीसी करंट में वो करंट जो है हमेशा वेरिएबल नहीं होता है। एसी वाला करंट हमेशा क्या होता है, 100 बार एक डायरेक्शन में, अगला 100 बार दूसरे डायरेक्शन में वर्क करता है। हाँ फ्रेंड्स, अब ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट पर दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। आइए देखते हैं पहला सवाल। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर having 4000 turns in its primary,
व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू गेट आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट। तो गिवन में यहां से सफाई से लिखा जाए, हाँ, लाइन फीड्स पावर एट इतना वोल्ट टू स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये चीज है। तो यहां पे वीपी इक्वल टू दिया है 2300 वोल्ट, हाँ इतना, और एनपी है 4000 टर्न, ये हो गया। आगे देख वीडियो। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, एनएस यहां से पूछ रहा है, टू गेट आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट, आउटपुट पावर, तो वीएस बराबर दिया है 230 वोल्ट, इतना आपके पास है। तो इसका कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, वीएस अपान वीपी इक्वल टू होता है एनएस अपान एनपी। इसमें रख देंगे तो हमें एनएस पता चल जाएगा। अब यहां से लिख सकते हैं एनएस बराबर डायरेक्ट, देखिए इसमें एनपी से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो एनपी इंटू वीएस अपान वीपी। एनपी आपका है 4000, वीएस आपका है 230, ये हो जाएगा, और ये 2300 हो जाएगा। एक जीरो यहां से काट देंगे तो ये दोनों बराबर हो गया, अब ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आया 400 टर्न, एनएस बराबर ये आपका आ गया। तो यहां से इसका सोल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया जाए। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू ए 240 volt AC mains is 24 when this transformer is used to light a bulb with rating 24 watt. Calculate the current in the primary coil of the circuit. तो यहां भी गिवन जो है सफाई से लिखा जाए, इससे आपका रास्ता बन जाएगा। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू इतना वोल्ट एसी इज इतना, आउटपुट वोल्टेज हमको दिया है वीएस 24 वोल्ट दिया है, कनेक्टेड इतना, तो इसका मतलब ये वीपी दिया है, वीपी दिया है 240 वोल्ट, यहां तक ये है। When this transformer used to light bulb with rating 24 वोल्ट, ये वीएस हो गया, और इतना पावर, तो ये हो जाएगा पी सेकेंडरी, ये दिया है 24 वाट। आगे कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो आईपी इनको चाहिए। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आपको बताया गया है कि पी आउटपुट मतलब पी सेकेंडरी बराबर पी प्राइमरी, या पी आउटपुट इक्वल टू पी इनपुट, मतलब आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर। तो यहां पे इसकी वैल्यू दे दिया गया है, जैसे यहां लिखते हैं वीएस गुणे आईएस, यही लिखते हैं हम लोग, और ये है वीपी इंटू आई पी। तो आई पी हमसे पूछा है, तो आई पी इक्वल टू है वीएस गुणे आई एस अपान वीपी। चलिए यहां वैल्यू रखते हैं, वीएस इंटू आई एस, देखिए पीएस, और ये पीएस मान दिया है 24। चलिए रखिए यहाँ पे। अब आ गया ये, इसका वैल्यू रख दे, और वीपी की वैल्यू रखेंगे, वीपी है आपका 240, तो इतना इक्के इतना दहा में, तो ये आएगा 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर। तो इतना आया आपका, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।